गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग सिविक्स चैप्टर के अंतर्गत ही जो विगत घंटी में देखा था वह था लोकतंत्र, और लोकतंत्र का अर्थ समझते हुए इसके विभिन्न परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा था। आज फिर उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो विषय वस्तु है वह है लोकतंत्र की विशेषताएं। हर शासन हो, यहाँ तो शासन है, जितना सी कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, हर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। आज हम ये लोकतंत्र की जो विशेषता है उसी पर चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वह है लोकतंत्र में प्रमुख फैसले जो लिए जाते हैं वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। किसके माध्यम से? निर्वाचित प्रतिनिधियों। अब आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, ये निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? तो अभी इतना ही समझना काफी है कि हमारे यहाँ जो संसद के सदस्य होते हैं या राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे हैं निर्वाचित सदस्य। तो प्रजातंत्र की एक खूबी है, पहली विशेषता है कि जो भी फैसला लिया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा वह किसके द्वारा? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लिया जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि संसार के अनेक देशों में लोकतंत्र को तो अपना लिया गया है, लेकिन लोकतंत्र का जो मापदंड है उसका पालन नहीं होता है। अब हम दो उदाहरण देंगे, यहां दो घटना देंगे, एक जो हमारे किताब में जिसका चर्चा है और एक हम अपने मन से देंगे जो आप सारे लोग जानते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वह है पाकिस्तान का। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान में यूं तो कहने के लिए लोकतंत्र प्रजातंत्र को अपना लिया गया है, लेकिन वास्तविक अर्थ में वहां लोकतंत्र का पालन नहीं होता है। जिसका उदाहरण है यहां कि 1999 ईस्वी में परवेज मुशर्रफ नामक एक सेनाध्यक्ष था, थल सेनाध्यक्ष था। उसने अपने सैनिकों की सहायता से तख्ता पलट कर दिया, यानी चुनी हुई सरकार जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उसे हटा करके वहां सैनिक शासन स्थापित कर दिया। इसे ही कहते हैं तख्ता पलट। एक सरकार को हटा करके दूसरी सरकार गलत ढंग से जो आ जाता है उसे ही कहते हैं तख्ता पलट। 1999 ईस्वी में किसी प्रजातंत्र को हटाना, उसका न केवल वहां आंतरिक बल्कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतः परवेज मुशर्रफ वहां सन 2002 ईस्वी में एक कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक जनमत संग्रह कराया। इसे कहते हैं कि वोट कराया, जनमत संग्रह। उसने अपने दल को जीत दिलवा दिया, गलत तरीके से जीत दिलवाया। वहां के मीडिया, वहां की सरकार, वहां के जो मानवाधिकार संगठन सब है, सारे लोगों ने आरोप लगाया। और 2002 ईस्वी में उसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राष्ट्रपति। अब देखो, कहने के लिए वहां इलेक्शन भी हुआ, लेकिन नाम मात्र का इलेक्शन था, व्यापक स्तर पर वह इलेक्शन नहीं था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उसने प्रजातंत्र को अपनाया और अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब तो राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन उसका तो मंशा कुछ और था। तो सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए अगस्त 2002 ईस्वी में उसने एक कानून बनाया पाकिस्तान में, जो कहलाता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या कहलाता है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर।
इसका रूप कैसा था? तो यह कानून प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला उपाय था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी इस कानून के, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के। क्या था? तो वह पहला था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया इस कानून के द्वारा कि नेशनल या प्रांतीय असेंबली को वह चुनी हुई सरकार, चुनी हुई प्रतिनिधियों का जो सदन है असेंबली, उसको वह भंग कर सकता है। अब देखो, प्रजातंत्र का यहां, लोकतंत्र का यहां गला काटा जा रहा है। वह राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल गया। और राष्ट्रपति कौन है? परवेज मुशर्रफ। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने को अधिकारों से अलंकृत करने के लिए उसने क्या किया? तो एक निगरानी परिषद, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। कहने के लिए यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्य काम दिया गया जो मंत्री परिषद होंगे, यानी मंत्रियों का जो समूह होगा, उसके काम काज पर यह नियंत्रण रखेगा, देखभाल करेगा। अब समझो, मंत्रियों का समूह प्रजातंत्र में सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब मंत्री परिषद के कामों को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने सुरक्षा परिषद का गठन कर दिया। और उसमें सुरक्षा परिषद के जो अधिकांश मेंबर थे, लगभग आधे से अधिक, वे कौन थे? फौजी अफसर थे। कुल मिलाकर के फौज का शासन वहां कायम हो गया, मुखौटा आया, एक आवरण आया प्रजातंत्र का, आया ना? क्या अब यहां जो पाकिस्तान में फैसला होगा, क्या वह चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ वहां मुखौटा तो अवश्य लगा दिया गया प्रजातंत्र का, लेकिन वास्तविक अर्थ में प्रजातंत्र वहां जनप्रतिनिधि जो हैं वे फैसले नहीं लेते हैं। वे फैसले कौन ले रहे हैं? सैनिक तानाशाह शासक परवेज मुशर्रफ अपने सहयोगियों के माध्यम से। प्रजातंत्र की यह विशेषता नहीं है। एक उदाहरण मैं अपने भारत का दे रहा हूं, आप सारे के सारे लोग जानते होंगे। आपके समय की घटना है, कुछ दिन पहले की घटना है। हमारे राज्य में, हमारे देश में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको हम कहते हैं धारा 370। सारे लोग जानते हैं, आप लोग कम नहीं जानते इसके बारे में। इसको समाप्त कर दिया गया, धारा 370 समाप्त हो गया। अब आप कहो इसको किसने समाप्त किया? ये तो बड़ा फैसला था। इसको समाप्त किया किसने? हमारे संसद ने। संसद में कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों का टीम, जो मंत्री परिषद कहलाता है, उसके सहयोग से यह धारा समाप्त हो, इसीलिए संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया गया और सदन ने उसे पास कर दिया। धारा 370 समाप्त हो गया। इसको फैसला कौन लिया? चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसला हुआ। पाकिस्तान में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसला नहीं होता है। तो वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो प्रजातंत्र व्यवहारिक रूप में, लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में कहां काम करता है? भारत में, न कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहां परवेज मुशर्रफ ने प्रजातंत्र के मुखौटे को, आवरण को अपने ऊपर रख दिया। एक पहली विशेषता है कि प्रजातंत्र में जो फैसले लिए जाएं वे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं। अब दूसरी विशेषता पर हम चलते हैं। प्रजातंत्र तो एक नीति है, विचारधारा है, सिद्धांत है। उसको कायम जो किया जाता है, प्रजातंत्र को जो स्थापित किया जाता है, वह होता है इलेक्शन के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से, अनेक राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, जो प्रजातंत्र को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। प्रजातंत्र की जो दूसरी विशेषता है लोकतंत्र की, वह है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, जहां नागरिकों को चयन का विकल्प होना चाहिए।
अब कहोगे चयन का विकल्प क्या हुआ भाई? तो यहां चयन का मतलब जब हम इलेक्शन में कोई खड़ा होता है तो भिन्न भिन्न दल होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भिन्न भिन्न तरह के, हर एक संसार में अलग अलग सिस्टम है। तो ये जो भिन्न भिन्न दलों के जो प्रतिनिधि होंगे उनमें से हमको जो बढ़िया लगेगा, यानी नागरिक को जो बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको वो चुनेगा। लेकिन भारत में देख लो, बहुदलीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है, लेकिन संसार के अनेक भागों में नाम मात्र के लिए इलेक्शन होता है। एक उदाहरण आपके किताब में दिया हुआ है, वह है चीन में। चीन में साम्यवादी शासन है, साम्यवादी में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां नाम के लिए इलेक्शन होते हैं और एक ही दल वहां रहता है, तो वहां जनता के सामने में कोई विकल्प ही नहीं है। सारे लोगों को वोट गिराने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा निर्वाचन है? इसे सही प्रजातांत्रिक निर्वाचन नहीं माना जाएगा। सही प्रजातांत्रिक निर्वाचन माना जाएगा कहां? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां नागरिकों को चयन का, उम्मीदवारों को चयन का विकल्प दिया जाता है और द्विदलीय या बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, ब्रिटेन में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। यहां देखते होंगे कि बहुत सारे यहां दल हैं, राष्ट्रीय दल है, कोई क्षेत्रीय दल है। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ये दूसरी विशेषता। तीसरी व्यक्ति जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वह है प्रजातंत्र की जो विशेषता है वह है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। यानी प्रजातंत्र का यह खूबी है कि कोई एक नागरिक है, उसको एक वोट डालने का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए, और उसका जो मत मूल्य होगा वह एक होगा। उसको व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाता है? तो उसको व्यवहारिक रूप जो दिया जाता है वह है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में हम लोग जानते हैं कि एक निश्चित उम्र ग्रहण करने पर हर एक नागरिक को बिना जाति, धर्म, जन्मस्थान, भाषा या लिंग का भेदभाव किए बिना सबको वोट गिराने का अधिकार दिया जाता है। वही कहलाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। फिर एक बार सुनिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या हुआ? एक निश्चित उम्र ग्रहण करने पर, क्योंकि संसार के भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है। हमारे यहां यह उम्र है आपको 18। वोट गिराने की उम्र कितना है? 18 हमारे यहाँ। तो 18 वर्ष के जितने सारे स्त्री पुरुष जितने होंगे वे सारे लोगों को वोट गिराने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह स्त्री है कि पुरुष है, अमीर है कि गरीब है, अमुक जाति का है, इस जाति का है, उस जाति का, नो, सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से यदि कोई आपसे पूछे तो उसको यह कहना है कि एक निश्चित उम्र ग्रहण करने पर जब हर एक नागरिक को बगैर किसी भेदभाव किए बिना, किसके आधार पर भेदभाव? तो जाति, धर्म, लिंग, सेक्स, भाषा, जन्मस्थान के भेदभाव किए बिना जब सबको वोट गिराने का अधिकार दिया जाता है तो वह कहलाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ है सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। आप भी जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो वोट डालिएगा, आपका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन संसार में हर एक जगह नहीं है। कैसे? तो आप देख लीजिए, चलिए सऊदी अरब में इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहां महिलाओं को वोट गिराने का अधिकार है ही नहीं। वह रे प्रजातंत्र, वह रे लोकतंत्र। क्या इसे लोकतंत्र हम कहेंगे? क्या सही वोट कहेंगे? नहीं। एक फिजी देश है, फिजी देश में 2 तरह के लोग रहते हैं। वहां के एक मूल निवासी फिजी और दूसरा भारत के लोग जाकर के वहां हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी वहां जाकर के बस गए। फिजी में ऑस्ट्रेलिया के आसपास वह देश है। वहां का जो वोटिंग सिस्टम है जरा अनोखा है।
भेदभाव को करने के लिए, यानी भारतीयों के महत्व को कम करने के, हालांकि नागरिक है, भारतीय भी नागरिक है, फिजी के लोग भी नागरिक हैं, लेकिन भारतीयों के महत्व को कम करने के लिए उसने वहां वोट का मत मूल्य एक नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई भारतीय वोट डालेगा तो उसके वोट का मूल्य होगा एक, मानते हैं सही क्या है वो तो टेक्निकल बात है। और यदि फिजी यदि नागरिक कोई वोट डालेंगे तो उसका मत मूल्य हो जाएगा 2, यानी आदमी वोट गिराया 1, उसको मिल गया वोट 2। क्या सही तरीका हुआ? नहीं हुआ। यह प्रजातांत्रिक नहीं हुआ। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वोट। इसीलिए एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़, यह प्रजातंत्र का जान है। इसे हर एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र को अपनाना चाहिए। और जो अगला है वह है कानून का राज, कानून का राज, कानून का शासन, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब हम वीडियो को बंद करने से पहले एक बार कंसाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। आज हम लोगों ने देखा लोकतंत्र की विशेषता। तो पहली विशेषता है कि यहां लोकतंत्र में निर्वाचित फैसले ये जो कोई फैसले लिए जाते हैं वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। भारत में धारा 370 को हटाया जाना भारतीय संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया वह सही निर्णय जनता के द्वारा नहीं था, वह सैनिक अफसरों के द्वारा लिया गया वह निर्णय था पहला। दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, जिसका हमने चर्चा किया। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, जिसे व्यवहारिक रूप दिया जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। उसका उदाहरण हमने दिया था। अगले घंटी में हम लोग हिस्ट्री में आ जाएंगे और हमारा हिस्ट्री का जो पहला लेसन है वह है फ्रांसीसी क्रांति। अजीब क्रांति है वह, क्रांतियों की दुनिया का वह बादशाह है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।